नमस्कार साथियों, मान लीजिए कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में एक नदी आ गया और नदी के उस पार आपको जाना है। वहाँ पे कोई भी नाव नहीं है, आपके पास में एक ही रास्ता है कि आपको तैर के जाना होगा। तो अगर आपको नदी को तैर के पार करना है, उस पार में जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको नदी में कूदने से पहले आपको तैरना आना चाहिए, वरना आप रास्ते में ही रह जाएंगे। सेम इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी होता है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन टेंस की नॉलेज होने से पहले क्या है कि आपको उस लायक बनना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए कि टेंस आखिरकार में काम कैसे करता है, टेंस को पहचानते कैसे हैं, टेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस का होता है और दूसरा जो होता है वो टेंस का होता है। तो इसका डिफरेंस आदमी को समझ में आना चाहिए। तो मेरा एक ही मकसद है कि अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ तो बता दिया कि भाई कोई भी सेंटेंस जो होगा तो ये टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानते हैं और दूसरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट के अंदर में ये सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद क्या है कि हमने शुरू से ही बोला है कि अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई हम अंग्रेजी बोलें तो पहले उस लायक आपको बनना पड़ेगा, तब जाके आपको हर एक बात समझ में आएगी। ग्रामर्स के चैप्टर्स पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आती है, आपको पहचान में आना चाहिए कि भाई जो हम बोल रहे हैं या जो चीज़ हमारे सामने हो रहा है या कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है तो वो जो सेंटेंस है क्या वो सेंटेंस जो है टेंस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्योंकि पूरी जो अंग्रेजी है वो दो ही चीज़ के अंदर में काम करती है, या तो टेंस या तो पैसिव वॉइस। ठीक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे पीछे भी कुछ नहीं, इसी दोनों के अंदर में सब कुछ छुपा हुआ है। तो मेरा मकसद सीधा सिंपल सा मकसद है कि भाई आपको अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खेल टेंस का ही है। और टेंस को पढ़ने से पहले आपको टेंस के लायक बनना पड़ेगा। तो हमारा सीधा सा मतलब है कि भाई हम आपको सबसे पहले टेंस को पढ़ने लायक, समझने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जाके हम आपको टेंस की क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो आज जो ये हमारी क्लास है वो वर्ब की क्लास है, जिसमें हम लोग बेसिक एकदम फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1 स्टेप करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ब्स लिखा और वर्ब्स के बाद जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या लगने की संभावना हो और उससे किसी काम के होने का बोध हो तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या लगने की संभावना हो और उससे किसी काम के होने का संभावना यानी कि बोध हो तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे दूसरा स्टेप लिखा है कि वह शब्द जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह वर्ब्स के साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। अब यहाँ पे एक नई बात निकल के आ गई कि वह शब्द जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे वर्ब्स के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा माजरा फंस रहा है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा वॉक, हमने क्या लिखा वॉक, तो क्या आप वॉक को देख सकते हैं? वॉक मतलब टहलना। ठीक है, वॉक मतलब टहलना, तो क्या आप टहलना शब्द को देख सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। क्या आप टहलना शब्द को छू सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो काम होता है ना, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम ले लीजिए, हंसना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या, ये सब एक वर्ब है जिसे ना आप देख सकते हैं ना जिसे आप छू सकते हैं, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ही बताइए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि वॉकिंग, तो वॉकिंग का मतलब क्या है, टहलना, तो वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। अब ये जो वॉक है ये एक सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट को ही नाउन कहते हैं, सबको पता होगा अगर हमारी वीडियो आप लोग फॉलो करते हैं तो। इसे जस्ट पहली वाली वीडियो आप लोग जाके देखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन होता है। तो यहाँ पे जो वॉक है ये एज एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जो नाउन कौन से नाउन इक्विवेलेंट के अंदर में आता है, जेरंड और इन्फिनिटिव्स के अंदर में। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव यानी कि जेरंड का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। ठीक है, तो ना आप इस नाउन को देख सकते हैं ना आप इस नाउन को छू सकते हैं, इसका मतलब ये नाउन कौन सा हो गया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वही वर्ब होता है, जो वर्ब होता है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इतना तो अब हमको क्लियर हो गया। शुरू से हम लोग क्या पढ़ते थे कि जिसे हम ना नाप सकते हैं या तौल सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे वर्ब्स के साथ साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं एक स्टेप और आगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने हिंदी के अंदर में वर्ब्स को पढ़ा, अब हम लोग इसको अंग्रेजी में समझेंगे और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि द वर्ड दैट शोज, शोज मतलब होता है दिखाना, तो वह सब जो दिखाता है, क्या दिखाता है, एक्शन और स्टाइल दिखाता है, तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जस्ट लाइक मान लेते हैं कि हम टहल रहे हैं, तो टहलते हैं, तो जब हम टहलते हैं तो वो टहलना एक एक्शन हो गया। तो एक्शन जो है उसे हम कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति टहल रहा है, तो हम उसके पैर के
स्टाइल से समझते हैं। जब उसका पैर मूव करता है इधर से उधर तो हम समझते हैं उसके पैर के स्टाइल से, बॉडी के स्टाइल से कि भाई फलाना आदमी जो है वो एक्शन कर रहा है। तो कौन सा एक्शन कर रहा है? वो टहलने का एक्शन कर रहा है। तो वो किससे पता चलता है? उसके बॉडी के स्टाइल से पता चलता है। तो जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो काम को तो हम एक्शन बोलते हैं, काम को हम एक्शन बोलते हैं। तो उस एक्शन को हम पहचानते कैसे हैं? तो उस एक्शन को हम स्टाइल से पहचानते हैं कि कोई हंस रहा है या कोई रो रहा है या कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई टहल रहा है। तो इस तरीके से उस एक्शन को हम किससे पहचानेंगे? स्टाइल से पहचानेंगे। किस स्टाइल से? बॉडी के स्टाइल से पहचानेंगे। जैसे लाइक मान लेते हैं कि हमने बोला रोना, तो क्या आप रोना शब्द को देख सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। क्या रोना शब्द को आप छू सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। तो कैसे पता चला कि कोई व्यक्ति रो रहा है? तो आपने देखा कि उसके फेस के एक्सप्रेशन को, उसके आंसू को देखा तो आपको लगा कि वो रो रहा है। तो कैसे देखा? उसके स्टाइल से देखा, उसका आंसू गिरा, उसका फेस का एक्सप्रेशन जो था उसके स्टाइल से आपने समझा कि वो रो रहा है। कोई हंस रहा है तो आपने देखा कि भाई उसके दांत निकल रहे हैं, उसके फेस पे बहुत ही अच्छे से मुस्कान आपको दिखाई दे। ठीक है, ये सब चीज़, आँख, फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो उस तरीके से आपने उसके स्टाइल से समझा कि वो हंस रहा है। तो जो वह सब जो दिखाता है, क्या दिखाता है? एक्शन और स्टाइल को दिखाता है, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। पहला पॉइंट में हम लोगों ने ये समझा। दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या समझें कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जो क्या करता है? किसी के होने और किसी के यानी कि किसी के करने और होने का जो बोध करवाता है, तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, वर्ब्स भी यहाँ पे 2 प्रकार में बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने सबसे बोला, पहले बोला यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, और फिर हमने दूसरा यहाँ पे लिखा सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा और यहीं पे दोनों हमको डूइंग और बीइंग समझ में आ जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि पहले तो हम लोगों ने समझा कि वह शब्द जो क्या करता है कि किसी एक्शन और स्टाइल को दिखाता है, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। देन आफ्टर सेकेंड टाइम हम लोगों ने ये सीखा कि वह शब्द जो होता है जो क्या करता है? किसी के होने या किसी के करने का बोध करवाता है। यानी कि डूइंग मतलब कोई चीज़, कोई काम हो करना, और बीइंग मतलब होता है होना। देखिए, बीइंग का मतलब होता है क्या? होना, और डूइंग का मतलब होता है करना। तो वह शब्द जो क्या करता है? कहीं पे किसी काम के करने का बोध करवाता है या किसी के होने का बोध करवाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स कहते हैं। जैसे आपने बोला यू आर अ स्टूडेंट, तो आप एक स्टूडेंट है, ये होने का बोध करवाया। किसने करवाया? तो आर ने करवाया। तो आर एक क्या हो गया? एक बीइंग वर्ब हो गया। आपने बोला यू आर अ डॉक्टर, आपने बोला यू आर अ फार्मर, आपने बोला यू आर अ फार्मर, यू आर अ गुड बॉय। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आर आया, इज आया, एम आया, ये सब क्या है? ये एक बीइंग वर्ब होते हैं जो किसी के होने का बोध करवाते हैं, किसी के होने का बोध। जैसे आपने बोला कि आई एम अ स्टूडेंट, आपने क्या बोला? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एम आया ना, तो ये क्या है? ये एक बीइंग वर्ब है जो आपके स्टूडेंट होने का बोध करवाता है। तो इसे हम वर्ब्स ही कहते हैं। जैसे हम लोग अगर इसके आगे जब जाएंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब्स। इस सबको सब कुछ को वर्ब्स के चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सारा कुछ क्लियर करेंगे, तब जाके टेंस पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा कि भाई वर्ब्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डूइंग वर्ब, एक होता है बीइंग वर्ब। तो बीइंग का मतलब क्या होता है? होना, जो किसी के होने का बोध करवाता है, तो उसे हम बीइंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा होता है एक डूइंग वर्ब। तो यहाँ पे आपने बोला कि सी गोज टू मार्केट, तो अब यहाँ पे जो गोज है यानी कि जाना, तो वह यहाँ पे जो ये जो शब्द